हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कब्रिस्तान की घड़ी। एक्चुअली ये कॉमिक्स मैंने बचपन में पढ़ा था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। वही कॉमिक्स जब मैं ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे मिली और वही कॉमिक्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। कब्रिस्तान की घड़ी। शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में स्थित यह घड़ी वर्षों से बंद पड़ी थी। आज तक इसे किसी ने चलते नहीं देखा था। एक रात, रंगा, तुम जाकर चौकीदार को संभालो। ओके पीटर। रंगा चौकीदार की झोपड़ी की ओर बढ़ गया और बाकी चारों साथीदार घंटा घर के पास पहुंचकर रुक गए। बॉस ने यही जगह बताई थी, खुदाई करो। और अगले ही पल खुदाई चालू हो गई। बट दूसरा फावड़े का वार जमीन पर होने के पहले ही पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा उल्लू के चीखने की आवाज़ से। और साथ ही वातावरण में कंपाती चले गई कब्रिस्तान की घड़ी की घंटों की आवाज़ें। भय और भय सभी लोगों के चेहरे पर विराजमान हो गई। बाप रे, ये घड़ी चल कैसे पड़ी? यह तो वर्षों से बंद पड़ी थी। मुझे तो यह कोई भूतिया चक्कर लगता है। मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलना चाहिए। बकवास बंद करो बेवकूफ़ो। अगर खाली हाथ वापस गए तो बॉस गोली से उड़ा देगा। और उनकी यही धमकी ने सभी को फिर से काम पर व्यस्त होने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वह सब अपनी मौत से बेखबर खुदाई का काम चालू रखे हुए थे। और अचानक एक विचित्र रूप से मौत उनकी ओर बढ़ बढ़ रही थी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मौत ने आकर दो लोगों को अपने आगोश में ले लिया। ओ गॉड, ये क्या! मैंने तो पहले ही कहा था यह भूत प्रेत का चक्कर है। भागो वरना हम भी मारे जाएंगे। और तीनों सिर पर पाँव रखकर भागने लगे। लेकिन अचानक उन्हें रुक जाना पड़ा। ये क्या हो रहा है? कब्रें अपने आप फट रही है। हे भगवान, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं आने वाली है हम पर। अगले ही पर विश्व का सबसे हैरत अंगेज और खौफनाक दृश्य उनके सामने था, जिसमें अभी और बढ़ोतरी होने जा रही थी। तेज आवाज़ के साथ खुलते चले गए सभी के सभी ताबूतें और उनसे आज़ाद होती चली गई सभी सली गड़ी लाशें, जिन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था उन तीनों को। और उन तीनों को देखकर वो सड़ी गड़ी चलती फिरती राशें हंसने लगी और वो डर के मारे चिल्लाने लगे, ओ गॉड सेव अस। तभी उनके भय को दुगना करती चली गई एक और पहचानी सी आवाज़। क्यों दोस्तों, हैरान हो मेरी इस लीला को देखकर? आवाज़ की दिशा में पलटकर तीनों की आंखें भय से फट पड़ी। एंथोनी, तुम? हाँ, वही एंथोनी जिसे तुम सबने उसके परिवार समेत जिंदा जला डाला था। अब मैं तुम्हें एक ऐसी मौत दूंगा जिसे देखकर दुनिया कांप उठेंगी। खत्म कर दो इन्हें। और अगले ही पल एंथोनी के दूत उन पर टूट पड़े और तीनों को मिली एक ही चीज़, और वो चीज़ थी सिर्फ मौत। देखते ही देखते तीनों लाशों में बदल चुके थे और एंथोनी ठहाका लगा रहा था, हा हा हा। आज के बाद जो भी कब्रिस्तान की घड़ी को छेड़ेगा उसकी यही दशा होंगी। अगली सुबह कब्रिस्तान में पुलिस एक तांत्रिक के साथ एंट्री करते और उन सड़ी गड़ी लाशों को देखकर, उफ, कितनी भयानक लाशें हैं। न जाने इतने विभत्स तरीके से किसने इनकी हत्या की है। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर, इन्हें किसने मारा है। ऐसा तांत्रिक मन के मन में ही बड़बड़ाने लगा और वो अपनी तंत्र शक्ति का उपयोग करके उस एंथोनी की आत्मा को
सांप देख रहा था घड़ी के पास, और मन ही मन कुछ सोचकर वो सोच बोल कहने लगा कि मुझे इसकी खबर फौरन किंग को देनी चाहिए। कुछ देर बाद शहर के माफिया किंग सुजुकी के हेड क्वार्टर में। जानते हो क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ ए किंग एंथोनी की आत्मा अब उन कागजों की रखवाली कर रहा है। उसके रहते हम वह कागज कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारी तांत्रिक शक्ति कब काम आएगी? हटा दो उसे रास्ते से। नहीं किंग, वह बहुत शक्तिशाली है। उसे हटाने के लिए हमें शहर के दूसरे तंत्र मंत्र विशेषज्ञ राणा धीरेन्द्र प्रताप की मदद लेनी चाहिए। तो जाओ उसे अपने साथ काम करने के लिए तैयार करो। यही तो मुश्किल है किंग कि वह पक्का सिद्धांतवादी है और किसी भी कीमत पर हमारे साथ काम करने के लिए राजी नहीं होगा। यदि पैसे से काम न होता देखे तो दिमाग से काम लेना चाहिए। चिखा, मैं कुछ समझा नहीं किंग। समझाता हूँ, सुनो। हर इंसान में कोई न कोई कमजोरी होती है, अतः धीरेन्द्र प्रताप की भी कोई कमजोरी होंगी। उसे तलाश करो और उसे अपने कब्जे में लो, फिर देखना वह तुम्हारा काम कैसे नहीं करता। समझ गया किंग, मैं अभी इस काम पर लग जाता हूँ। राणा धीरेन्द्र प्रताप सचमुच एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था। अगर तू इसे छोड़कर नहीं गया तो मैं भस्म कर डालूंगा तुझे। भाग जा, छोड़ दो मुझे, मैं जा रहा हूँ। ले जाओ अपने बेटों को, अब कभी कोई प्रेत बाधा इसे तंग नहीं करेगा। धन्यवाद राणा साहब। उन लोगों के जाने के बाद, दादाजी मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ? जाओ मगर ध्यान से खेलना, कहीं चोट मत खा बैठना। अच्छा दादाजी। बहू और निखिल की मौत के बाद टीपू ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है, ऐसा कुछ मन में सोच ही रहे थे कि अचानक उसकी निगाह बाहर जा रहे उसके लड़के पर पड़ी। वह आ रहा है राणा का पोता, चुपचाप उठा लाओ, चूक नहीं होनी चाहिए। और उन दोनों ने उसे चुपचाप मुंह पर हाथ रखकर उसे अपनी गाड़ी में डालकर चले गए। अब राणा को हमारे लिए काम करना ही पड़ेगा। राणा धीरेन्द्र प्रताप अपने ड्राइंग रूम में बैठा कुछ पढ़ रहा था कि अचानक उनका फ़ोन बजने लगा। हेलो, राणा धीरेन्द्र प्रताप स्पीकिंग। उधर से जो कहा गया सुनकर राणा क्रोध से चीख पड़ा। क्या बक रहे हो? वही जो तुमने सुना, तुम्हारा प्यारा पोता इस समय हमारे कब्जे में। क्या चाहते हो तुम? आपका थोड़ा सा सहयोग। मैं कुछ समझा नहीं, अभी समझाता हूँ। फिर माफिया किंग सुजुकी को उसे कुछ समझाने लगा। पूरी बात सुनने के बाद, अब कहिए राणा साहब, क्या विचार है आपका? मैं तैयार हूँ। गुड। रात के 11:30 बजे शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में पहुंच जाओ। ठीक है। अब कैसी मजबूरी है, न चाहते हुए भी इन खूनी दरिंदों की बातें मुझे माननी पड़ेंगी, वरना वे टीपू को ऐसा मन के मन में सोच ही रहे थे। उसी रात शहर के बाहर कब्रिस्तान में मेरा पोता का है। उसकी चिंता मत कीजिए राणा साहब, काम होते ही उसको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। काम बोलो। इस कब्रिस्तान में बनी घड़ी के नीचे से हमें कुछ कागजात निकालने हैं, लेकिन एक शक्तिशाली आत्मा इस काम में बाधक बन रही है। हम चाहते कि तुम उसे काबू में कर लो, ताकि तुम अपना काम शांति से कर सके। ऐसा ही होगा, तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो, मेरे होते तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। माफिया किंग सुजुकी के आदमी तेजी से अपने काम में जुट गए और उस आवाज़ में मिलती चली गई उल्लू और चमगादड़ की आवाज़ें। इसके साथ ही भय से काने होते चले गए कुछ चेहरे। राणा, वह आ गया एंथोनी की आत्मा। चिंता मत करो, वह तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अचानक गूंजी एक आवाज़। शीशा तोड़कर आज़ाद हो गई कब्रिस्तान की घड़ी की सुइयां और बढ़ चली अपने निशाने की तरफ। एक सुई को झपट कर पकड़ लिया राणा ने। नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। यह मेरे पोते की जिंदगी का सवाल है। उसी क्षण चीख पड़ी घड़ी की दूसरी सुई। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, हरगिज नहीं, हट जाओ। उछलकर राणा जा गिरा एक कब्र पर।
तुमने मेरे रास्ते में आकर अपनी मौत को बुला ली है राणा, अब तू बचेगा नहीं। और उसने राणा के ऊपर हमला चालू कर दिया और उसकी गर्दन को कसने लगा। मुर्दे की ये हाथ तुझे मुर्दा बनाकर ही छोड़ेंगे राणा। वो पूरी तरह दम घुट रहा है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो बचूंगा नहीं। तुरंत ही मंत्रों से भस्म करना होगा इन हाथों को। राणा ने तेजी से मंत्र उच्चारण किया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। चरण पूरे होते ही राणा का शरीर तपने लगा। अगले ही पल झटके से राणा की गर्दन से अलग हो गई कब्र से निकले हाथ। आजाद होते ही राणा रबड़ के बब्बे के भांति उछल कर खड़ा हो गया। मैंने तुझे शांति से रोकने की चेष्टा की थी दुष्ट, मगर तू नहीं माना। अब तो राणा के कार्य से नहीं बचेगा। तुझे खत्म करने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं, पूरा कब्रिस्तान मेरे साथ है। यह दृश्य देख राणा और जैसे व्यक्ति भी काँप कर रहेगा। ओह, लाशें ताबूत से बाहर आ रही है। इनका निशाना मैं ही हूँ। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये मुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। अगले ही पल राणा का हाथ तेजी से झोले के अंदर रहेगा। अगले पल ये भभूत आग बनकर इन लाशों को रोकेंगी। भभूत गिरते ही सारी सली गली लाशें जलने लगी। इनका इंतजाम तो हो गया। अब एंथोनी को देखता हूँ। उधर एंथोनी की आत्मा घड़ी के सुइए के रूप में मौत बनकर सुजुकी और उसके साथियों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मौत किसी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उससे पहले ही हलक फाड़ कर चीख उठा राणा शंभू। तुरंत ही प्रकट हुई राणा के हाथ में किरणों की एक तलवार। जय भवानी। किरणों की वह तलवार घड़ी के सुइयों से जा टकराई। खचाक। मैं तुझे यहाँ से भागने नहीं दूंगा। दूसरे ही क्षण एंथोनी की चीखों से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। नहीं, बहुत उत्पात मचा है तूने, अब मैं तुझे और उत्पात नहीं मचाने दूंगा। तुझे कैद करके ही तुझसे छुटकारा मिलेगा मुझे। और इसी के साथ एंथोनी चिल्लाने लगा नहीं, बट राणा उसके चिल्लाने के ऊपर भी कोई दया नहीं दिखा रहा था। जा, तुझे आना ही होगा, वरना भस्म करके रख दूंगा तुझे। अब जीवन भर मेरे पास ही कैद होकर रहेगा तू। और उस बॉटल में कैद एंथोनी चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे। यह देख सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हुर्रे, एंथोनी की आत्मा कैद हो गई। अब तुम अपना काम कर सकते हो, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चलो साथियों, खुदाई सब चालू करो। काफ़ी देर खुदाई करने के बाद वह रही पोटली। निकालो इसे, खोल कर देखो इसमें भी कागजात है भी या नहीं। पोटली खोलने के पर चमक उठी सभी क्या किंग, ये वही कागजात है जिनकी आपको ज़रूरत है। किंग, तुम्हारा काम तो हो गया, अब बताओ मेरा पोता का है। चिंता मत करो राणा, उसे सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, जो कहा है वही करो। उफ, पता नहीं ये टीपू घर पहुंचाएंगे भी या नहीं। और जैसे राणा घर पहुंचा, दादाजी, टीपू मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना? हाँ दादाजी। राणा बहुत देर तक नन्हे टीपू को प्यार करता रहा। फिर आओ बेटे अंदर चले। अंदर आकर राणा ने टीपू को सुला दिया। तत्पश्चात मुझे एंथोनी की आत्मा से जानना चाहिए कि वह कौन है और उन कागजात के लिए माफिया किंग क्यों मारा जा रहा था। कुछ देर बाद राणा अपने विशेष कक्ष में बैठा था, एंथोनी की आत्मा से बात कर रहा था। आपने मुझे कैद करके अच्छा नहीं किया राणा साहब। तुम्हें कैद करना मेरी मजबूरी थी एंथोनी, वरना वे मेरे दुष्ट मेरे पोते को मार डालते थे। मजबूरी ही सही, मगर आपने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हजारों बेगुनाह का खून आपके सर होगा। क्या कहना चाहते हो तुम? पहले मुझे आज़ाद कीजिए राणा साहब, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। अब बताओ यह सब क्या चक्कर है? सब बताता हूँ, सुनिए। मैं एक CID ऑफिसर था। माफिया किंग सुजुकी के गैंग के नाश के लिए मैंने बड़ी मेहनत और सावधानी से उसके दल में स्थान बनाया था। शाबाश एंथोनी, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। आज से तुम्हें हमारा दाया हाथ कहलाओगे। थैंक यू बॉस। एक दिन जब मैं अड्डे पर पहुंचा, यह किस चीज़ की तैयारी हो रही है? मैं सीधा किंग के पास पहुंचा। यह सब क्या हो रहा है?
अरबपति बनने की तैयारी। अरबपति? कुछ समझा नहीं। समझा दो, सुनो। तुम सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में तो जानते ही होंगे, जो सदियों पहले हिंदुस्तान पर बार बार हमला करके यहाँ की दौलत लूटकर अपने वतन ले जाता था। हाँ, सुना है। और वो ये भी पता है कि आखिरी बार लूटपाट करके अपने मुल्क लौट रहा था तो बीच रास्ते में लाव लश्कर और खजाने समेत कहीं गायब हो गया था। काफ़ी समय तक उसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन वह वापस लौट आया था, लेकिन वह मरना सुनना हालत में था। उसके शुभचिंतकों ने बहुत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाए और उसने खजाने का राज उसके साथ ही दफन हो गया। एग्जैक्टली बस इसी बात को आधार बनाकर आज हम मोहम्मद गजनवी की आत्मा को बुलाकर उससे उसके खजाने के रास्ते के बारे में पूछेंगे। शिखा ने अपनी तंत्र शक्ति के बल पर गैंग के एक आदमी को माध्यम बनाकर गजनवी की आत्मा को बुलवाए और अपने उस खजाने के बारे में बताइए सुल्तान, जिसे लेकर आप हिंदुस्तान से चले तो थे मगर अपने वतन तक न ले जा सके। बता दो, सब कुछ बता दो। और उन्होंने बताना चालू किया। लूट लो सब कुछ, इस मंदिर में एक भी कीमती सामान नहीं बचना चाहिए। मेरी सेना एक शहर से दूसरे शहर जाकर हर तरफ से सोना लूटकर अपने वतन की तरफ बढ़ रही थी। खजाना दिन चौगुना रात चौगुना हो रहा था और एक विशाल खजाना जमा करने के बाद वापस चले अपने वतन साथियों, लेकिन वह जाना हमारे लिए कभी न पहुंच पाए। एक बहुत भयंकर तूफान ने हमें रोक लिया। तूफान बहुत भयंकर है, आप अपने आप को बचाओ। सब ने बचने की लाख कोशिश की, लेकिन तूफान जैसे मौत बनकर आई थी। धीरे धीरे वह तूफान हमारे साथियों को लील रहा था। अब तूफान शांत हुआ तो सिर्फ मैं ही एक अकेला बचा था। उफ, लगता है सब मारे गए और सारा खजाना रेत के नीचे दब चुका था। लेकिन मैं इस जगह का नया नक्शा बनाकर रखूँगा और अगर जिंदा रहा तो खजाना एक दिन ज़रूर पाकर रहूँगा। फिर मैंने सूर्य की स्थिति हिसाब से अपने कागजों उस स्थान का नक्शा बनाया। अब मुझे इस रेगिस्तान से निकल अपनी जान बचानी होगी। जान बचाने के लिए मैं एक दुरूह सफ़र पर निकल पाया। न जाने कितने दिन कितनी रातें मैंने उस रेगिस्तान में गुजारी, कुछ पता नहीं था। और जब मैं अपने वतन पहुंचा तो मरना सन्ना हालत में था। होश में आते ही मैंने उस ज़माने के महान तांत्रिक बंकिसा को बुलाया और उससे कहा, बंकिसा, आज हम तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। आज्ञा दीजिए सुल्तान, ये गुलाम जान देकर भी आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा। फिर उन्होंने बताना चालू किया। सब कुछ सुनने के बाद, चिंता मत कीजिए सुल्तान, मैं अभी वहाँ के लिए रवाना हो जाता हूँ। जब तक वहाँ आप खुद नहीं आएंगे खजाने को कोई परिंदा भी नहीं छू पाएगा। शाबाश बंकिसा, यह उस खजाने के नक्शे के कागजात है। और रवाना हो गया। क्योंकि मौत ने मुझे अपने आगोश में ले लिया था, मेरी मृत्यु साथी खजाने पर राज दफन हो गया। क्या आप हमें बता सकते सुल्तान कि वह खजाना कहाँ है? हाँ, बता तो सकता हूँ। आप कागज़ कलम लाओ, हम खजाने का नक्शा बना देंगे। कागज़ कलम लाने के बाद सुल्तान नक्शा बनाने लग गया और कुछ पलों बाद, यह लो उस खजाने का नक्शा। मेहरबानी सुल्तान, अब मैं जा रहा हूँ और नियमानुसार माध्यम बने तुम्हारी साथी को भी मुझे बलि चाहिए। आपने हमें खुश किया है सुल्तान, हम आपको नाराज़ नहीं होने देंगे। चीखा कि इतना कहती माध्यम बने व्यक्ति की धज्जियाँ उगड़ी गई। उसने रमन्ना की जान ले ली। रमन्ना जान को छोड़कर यह सोचो कि एंथोनी की हम अरबपति बनने जा रहे हैं। वह खजाना देश की अमानत है, मैं इन कमीनों को हाथ में नहीं लगने देना चाहता था। यही सोचकर मैंने उस नक्शा को हासिल करने का निर्णय ले लिया। मैं जानता था कि किंग ऐसी मतमोर चीज़ें अपने ऑफिस में विशेष सेफ में रखता है। उसी रात मैंने मास्टर की से उस सेफ को खोला और नक्शे को कागज़ की पोटली में बांध कर भाग खड़ा हुआ। लेकिन मैं किंग के आदमियों की निगाह में आ गया। यह तो एंथोनी है, उस किंग के ऑफिस में क्या लेने गया था?
मुझे कुछ गड़बड़ लगती, पकड़ो उसे। उप, किंग के आदमी मेरे पीछे लग गए, मुझे इनसे बचना होगा। उफ, लगता है ये मुझे मार कर ही रहेंगे। उनसे बचता बचाता उस कब्रिस्तान तक पहुंचा। ओ कब्रिस्तान पहुंचकर मैंने कागजों को छिपाने का निश्चय किया। मुझे यह नक्शा कहीं छुपा देना चाहिए, यह गड्ढा ठीक रहेगा। मैंने तुरंत कागजात की पोटली को गड्ढे में डाला और नक्शे के कागज छुपाने के बाद मैं कब्रिस्तान से बाहर ही निकला था और तेजी से अपने घर की ओर भाग लिया और शीघ्र ही अपने घर में पहुंचा। लेकिन सामने का दृश्य देखकर मैं जड़ होकर रहेगा। आइए इंस्पेक्टर एंथोनी गोंसाल्विस, वेलकम। ओ किंग, किंग को मेरे असलियत के बारे में पता चल गया था। तो तुम्हें मेरे घर का रास्ता का पता कैसे चला? हाँ हाँ, मेरा आइडेंटिटी कार्ड, हाँ इसे तुम मेरे ऑफिस में गिरा गए थे। और अब अगर अपनी बीवी बच्चों की खैर चाहते हो तो खजाने का नक्शा बताओ। नहीं बताऊंगा, बताना तो तुझे पड़ेगा ही। चीखा। अगले पल चीखा ने हाथों से किरण निकाली और मेरी पत्नी और बच्चे को घेरे में ले लिया। अगर तूने 1 मिनट में मुझे उन कागजात के बारे में नहीं बताया तो तेरी बीवी और बच्चे जलकर भस्म हो जाएंगे। आखिर मुझे टूटना ही पड़ा। इन किरणों को रोको, मैं बताता हूँ। शाबाश। वहीं नक्शे के सारे कागजात शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में बने घंटा घर में के नीचे गड्ढे में छुपाए। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब यहाँ से चले जाओ। चले जाएंगे इंस्पेक्टर, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारी होशियारी की सजा तो दे। ऐसा कहते उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और घर में आग लगा दी। हमने आग से बचने की बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाए। परिणाम स्वरूप हमारी मृत्यु हो गई। अपने परिवार की मृत्यु देख मेरी आत्मा प्रतिशोध लेने के लिए तड़प उठी। जिस खजाने के लिए तुम मेरी बीवी बच्चों को मार डाला, मेरे होते हुए तुम उसे कभी नहीं पा सकते। फिर मैं कब्रिस्तान में पहुंचकर घड़ी में समा गया और उनसे बदला लेने लगा। पूरी बात सुनकर राणा की आंखें क्रोध से चलने लगी। उन हत्यारों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत खून बहाया, लेकिन अब मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। एक एक कुत्ते को मौत दूंगा। इस नेक कार्य में मैं भी आपका साथ दूंगा राणा साहब, लेकिन समस्या यह है कि उन तक पहुंचा जाए कैसे, क्योंकि वे तो खजाने की तलाश में निकल पड़े होंगे और हम वहाँ का रास्ता नहीं जानते। वहाँ हमें मोहम्मद गजनवी की आत्मा लेकर जाएंगी। दूसरी ओर किंग सुजुकी अपने आदमियों के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। किंग, हम रेगिस्तान पहुंच चुके हैं। गुड। अब उस टीले को तलाश करो जिससे में खजाना दबा हुआ है। हेलीकॉप्टर के अंदर। आप इन विचित्र आदमियों को अपने साथ क्यों लाए हैं किंग? ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण ही सीखा। यह हर संकट में हमारी सहायता करेंगे। इसे देखो, ज्वाला नाम है इसका। अपनी भीषण अग्नि से यह पर्वत को भी भस्म कर सकता है। यह है बी मास्टर। इसके शरीर पर लिपटी यह आदमखोर मक्खियाँ इसके आदेश पर किसी को भी पल भर में कंकाल बना सकती है। और इस सुपर निंजा ली चेंग, विश्व में इसके मुकाबले का निंजा फाइटर कोई नहीं है। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट से कहा, सर वह देखिए रेत का टीला। किंग ने तुरंत नीचे झाँका। हाँ वही है, हमारी मंजिल यही है। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। कुछ देर बाद ही रेत के टीले के पास चारों हेलीकॉप्टर उतर चुके थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने रेत के टीले की ओर बढ़ना चाहा और रेगिस्तान लुटेरे, ओह यह आदमी तो सफ़ेद मोर का साधक है, इनसे उलझना ठीक नहीं होगा। साथियों मुकाबला करो। नहीं किंग, रुक जाइए। क्या हुआ चिका, तुम हमें रोक क्यों रहे? बात मैं बताऊंगा, बस यह समझ लीजिए मैं जो करने जा रहा हूँ उसी में हमारी भलाई है। चिका के कहने पर उन लोगों ने हथियार डाल दिए। उन्हें हथियार डालते देख उन लोगों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और उन्हें लेकर एक तरफ बढ़ गए। इन कबीलों के कहीं आसपास ही होंगे। कुछ देर बाद, तो यह है इनका कबीला। कौन हो तुम, क्या करने आए हो यहाँ? हम अपने दुश्मन नहीं दोस्त हैं सरदार। अगर आप हमारा साथ दे तो हम सबके वारे नारे हो सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? अभी समझा तो आपको पूरी बात सुनकर। क्या तुम सच कर रहे हो? हाँ सरदार, वह विशाल खजाना पाकर हम सब मालामाल हो जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आधा खजाना हमारा होगा, हमें मंजूर है। सभी लोग खजाने वाले रेत के टीले पर पहुंच गए और इधर किंग सुजुकी चिका पर बरस पड़ा। उन लोगों को खजाने के बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी, बताता हूँ किंग सुने।
आप उस आदमी को देख रहे हैं जिसके कंधे पर सफ़ेद मोर है? हाँ, वो कौन है? वह एक तांत्रिक है, और सफ़ेद मोर धारण करने वाला तांत्रिक बहुत शक्तिशाली होता है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने यह चक्कर चलाया। अब मौका मिलते ही हम इन सबको किसी चाल में फंसा कर मार डालेंगे। गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इशिका। शीघ्र ही वह सब रेत के टीले के पास पहुंचे। उस टीले के नीचे ही वह खजाना दबा है। ठीक है, मैं अपने आदमियों को खुदाई करने का हुक्म देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि कोई उस टीले तक पहुँच पाता, सुल्तान के खजाने की तरफ बढ़ने वाले हर पाव को पंखे से काट कर फेंक देगा। तुम आज भी जिंदा हो? हाँ, सुल्तान के खजाने की रक्षा करने के लिए मैं आज भी जिंदा हूँ। इस खजाने की ओर रुक करके तुमने अपनी मौत बुला ली है। कहने के साथ ही बंकेशा के हाथ हवा में लहराए। तूफान सा निकला उसके उठे हाथों से, जिसने वहाँ उठी नागफनी और रेंगते हुए बिच्छू को अपने घेरे में ले लिया। परिणाम स्वरूप नागफनी और बिच्छू का आकार तेजी से बढ़ने लगा। जल्दी ही नागफनियों ने राक्षस का रूप धारण कर लिया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मौत उन पर टूट पड़ी। बड़ा ही भयानक था यह दृश्य सभी के लिए। किंग सुजुकी मानो सोते से जगा, चिका, बी मास्टर, ज्वाला, निंजा, रोको इनो, और आगे बढ़े और पिशाचों पर टूट पड़े। तीनों, ज्वाला और सुपर निंजा ने संभाला उन नागफनी पिशाचों को, और इधर बी मास्टर का मुकाबला था बिच्छू पिशाच से। हल्के से सीटी गूंजी बी मास्टर के मुंह से। सीटी से आवाज़ सुनकर आदम को मक्खियाँ उड़ी और जा चिपटी बिच्छू की दत्ते से। अगले ही पल बिच्छू दत्ते भयंकर रूप से तड़पने लगा। कुछ देर बाद तड़पता रहा मछली की तरह, फिर शांत हो गया। मक्खियों का पूरी तरह बिच्छू के दत्ते के शरीर से हटे तो बिच्छू दत्ते बन चुका था, एक कंकाल। इधर चीक ज्वाला ने भी अपने शिकारों को खत्म कर दिया था। फिर वे सब बंकिसा की तरफ बढ़ गए। अब तेरी बारी है बंकिसा। बहुत बोल रहे, शायद तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं। लो देखो बंकिसा की शक्ति। अगले ही पल प्रकट हुई वह भयानक दत्ते शक्ति, या जब वह जमीन से कंकाल, पंजे और जकड़ लिया चारों को पैरों पे। यह देख हगुम्बा, अब जिसके कंधों पर सफ़ेद मोर था, उससे रहा नहीं गया, और उसके सरदार ने उसे आज्ञा दी कि आप संभालो इन्हें। जी सरदार। भाई महाकाल, जय महाकाल, दिखा अपना कमाल। और इसी के साथ ही सफ़ेद मोर की आंखों से निकली किरणें उस झुलसते चले के सभी कंकाल पंजे। आज़ाद होते ही चारों शून्य से अपनी ओर आती मौत से भिड़ गए। जाओ मेरी शेरनियों, कंकाल बना दो इसे। मक्खियाँ जाकर डायनासोर से चिपक गई और पलक झपकते ही कंकाल बना दिया। दूसरे डायनासोर को ज्वाला ने संभाला। तेरी अग्नि का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी यह अग्नि किरण तुझे अवश्य भस्म कर देंगी। चिका व निंजा ने भी अपने शिकार को निपटा चुका थे। इधर हगुम्बा साक्षात मौत बनकर बंकेशा की ओर बढ़ रहा था। हगुम्बा, नाग है मेरा, नाम है मेरा, तेरी जैसी हर शक्ति का नाश कर सकता हूँ। लेकिन हगुम्बा ने बंकेशा को संभालने तक का मौका नहीं दिया। ले मर बंकेशा। बहुत खूब सरदार। यह सब हगुम्बा का कमाल है, इसकी शक्ति बेमिसाल है। फिर सभी खुदाई में जुट गए। तुम्हें हमें वहीं ले जाना होगा, और इधर में मोहम्मद गजनबी की आत्मा को राणा ने बुला लिया था। तुम्हें हमें वहाँ ले जाना होगा सुल्तान, वरना नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाना चाहता। देखता हूँ तुम कैसे मेरी बात नहीं मानते। अगले पल राणा ने किया अपनी शक्तियों का प्रहार। तड़प उठी सुल्तान की आत्मा। हाँ बोल दे सुल्तान, वरना जलकर भस्म हो जाएगा तू। रुक जाओ, मैं तैयार हूँ। फिर हमारा यहाँ अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा राणा साहब, हमें पुलिस को भी अपने साथ ले चलना चाहिए। ठीक है। एंथोनी ने पुलिस के साथ जाने के लिए अपनी सम्मति दर्शाई। ये राणा के आह्वान पर तुरंत ही उपस्थित थी पुण्य शक्तिदूत और दीक्षा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए राणा साहब। हाँ चलें। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। क्या करे हैं आप? मैं ठीक कर रहा हूँ कमिश्नर साहब। अब आप देर मत कीजिए, वरना वे लोग खजाना निकालेंगे
निकालने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार। कुछ देर बाद ही पूरी पूरी पुलिस फोर्स राणा के नेतृत्व में मंजिल की ओर बढ़ चली। कुछ देर सब लोग खुदाई में जुट गए। बस थोड़ा ही रह गया है, फिर हम खजाने के मालिक होंगे। अचानक सभी चौंक पड़े। घर, यह तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ है। सभी छिप जाओ तुरंत ही। किसके है ये हेलीकॉप्टर? कौन है ये? दूसरी ओर, कमिश्नर साहब, यह वही जगह है। हेलीकॉप्टर को उतारने का आदेश दीजिए। अगले पल तीनों हेलीकॉप्टर नीचे उतरते चले गए। सब लोग पोजीशन ले लो। पुलिस फोर्स ने घेराबंदी करते देख, अब क्या होगा किंग? होना क्या है? मुकाबला करो, यह खजाना हम पाकर ही रहेंगे। साथियों, मुकाबला करो, पुलिस का एक भी कुत्ता जीवित नहीं बचना चाहिए। फौरन ही मौत बरसने लगी पुलिसकर्मियों पर। ज्वाला पर तुम्हारी गोली का कोई असर नहीं होगा कीड़ो, जबकि ज्वाला का हर बार तुम पर मौत बनकर बरसेगा। बी बास्टर ने भी जैसे तैसे सभी पुलिसियों को संभाला था और कंकाल में बदलते चला गया। हा 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 हा, कोई नहीं बचेगा, सबको कंकाल में बदल देंगे मेरी आदमखोर मक्खियाँ। उफ, इन्हें रोको राणा, वरना कोई नहीं बचेगा। हाँ, इन्हें रोकना ही होगा। और इसी के साथ उन्होंने दीक्षा व शक्तिदूत को आदेश दिया, बस बहुत हो चुका, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। तो अब तुम मरने आए, साथ में मुकाबला करो इनका। देखता हो कितना शक्तिशाली है तू ज्वाला, लेकिन तेरी शक्ति की किरणें को नहीं रोक सकती। और इससे पहले कि ज्वाला अपने बचाव में कुछ कर पाता, शीशे के पुतले की भट्टी तरह बदलती चलेगी उसकी शक्ति किरणें, और जिसे नष्ट किया शक्तिदूत की ठोकर ने। इधर दीक्षा भी मास्टर से भिड़ हुई थी। तेरी मक्खियाँ मुझे कंकाल नहीं बना पाएंगी दुष्ट, पर मैं तुझे अवश्य कंकाल बना दूंगा। और अगले ही बार दूसरों को कंकाल बदलने वाला खुद कंकाल में बदल चुका था। निंजा को एंथोनी ने संभाला हुआ था। तेरे वार का मेरे पर कोई वार नहीं होगा, मैं एक आत्मा हूँ, और लेकिन मेरे वार का असर तुझ पर अवश्य होगा। और इस तरह तीनों जन मौत की नींद में सो चुके थे। अब इधर किंग सुजुकी की ओर बढ़ चले थे। किंग, अब तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता, भून डालो इन तीनों को। इसके साथ ही हाथ में मशीन गन लिए सीधे तीनों फायर करने लगे, लेकिन उसी क्षण एंथोनी की आत्मा उन गन बैरल में समा गई और चिथड़े उड़ गए बंदूकें के। तुझे कैसे भूल गया, मुझे कैसे भूल गया तू कुत्ते? एंथोनी, 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 दीक्षा, शक्तिदूत, मौत बन जाओ इन सब के लिए। उफ, अब नहीं बचेंगे। मेरी तंत्र शक्तियाँ भी इन्हें नहीं रोक सकती। उसी पल हुआ एक चमत्कार। कैद होकर रह गए तीनों किरणों की उस घेरे में, और आश्चर्यचकित रह गया राणा। हा हा, चकित रह गया ना पृथ्वी से सदना। हगुम्बा का चमत्कार देखकर सभी ऐसे ही चकित रह जाते हैं। अपनी शक्तियों से हगुम्बा कैसे भी आत्माओं को अब पल भर में कैद करने में माहिर है, और तू जैसे जिंदा कीड़ों को भी। तुरंत ही चली हगुम्बा की शक्ति, और राणा और हगुम्बा की शक्तियों का टकराव होने लगा। माटी का गुड्डा नहीं है राणा जो उसे कोई भी खत्म कर डाले। हगुम्बा और राणा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। वाह सरदार, बहुत अच्छा इंतजाम किया है तुमने इनका, लेकिन पुलिस का क्या होगा? हगुम्बा ने इंतजाम भी कर दिया है। इसकी शक्तियाँ मौत बनकर उसके सामने पहुंच चुकी है। खत्म कर डालो सबको, कोई नहीं बचना चाहिए। अगले पर सिट्टी गुम हो गई। जमीन का सीना फाड़ कर हगुम्बा की शक्तियों से पैदा हुए कुछ शैतान, और दूसरी क्षण तड़तड़ा उठी स्टेन गने, लेकिन उन पर गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा था। सभी उन शैतानों के शैतानी पंजे की ओर बढ़ लगे। ओ नो, बचो इन शैतानों के हाथों से। मगर जालिम ने किसी को बचने का मौका नहीं दिया। मौत को एक ही मजाक बना डाला था उन कमबख्तों ने। भागो यहाँ से, वरना ये शैतान हम सबको मार डालेंगे। सभी भयभीत हिरणों की झुंड की भांति भाग खड़े हुए, लेकिन मौत ने उन्हें वहाँ भी घेरा। ये क्या हो रहा है? और यहाँ भी हमारी इंतजार में खड़ी है वो दूसरा दुर्दांत, वो एक क्रूर था, वो तीसरा बना हुआ था पूरी मौत, और मौत के रूप में पुलिसकर्मियों पर टूट पड़ रही थी।
जबकि इधर भयंकर प्रेत युद्ध छिड़ा हुआ था राणा और हकुम्बा में। मेरी ये शक्तियाँ मौत बन जाएंगी तेरी। इतना आसान नहीं राणा को मौत बनाना। अब रक्त शक्ति से काबू पाना होगा इसे। पर हकुम्बा द्वारा रक्त शक्ति का प्रयोग भय से चौड़ी हो गई राणा की कि उप रक्त शक्ति, अब नहीं बचूंगा मैं। रक्त शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे राणा साहब, उन्हें बचाना होगा। मौत प्रतिपल राणा के नज़दीक आ रही थी, लेकिन उन तीनों ने वो हमला खुद पर ले लिया। हमारे होते राणा साहब का बाल भी बाका नहीं कर सकते तुम। एंथोनी दीक्षा भस्म हो गए थे और रक्त शक्ति को व्यर्थ कर दिया था इन तीनों ने। राणा साहब, अब मौका मत चुकिए। मैं तुम लोगों का बलिदान बेकार नहीं जाने दूंगा। अब मेरे कहर से कोई नहीं बचेगा। अपनी शक्ति को खोते हुए देखकर हकुम्बा के चेहरे पर मौत नाच उठी। ओह, मेरी शक्ति नष्ट हो चुकी है, इसे किसी तरह रोकना होगा वरना ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन राणा के सामने अब किसी भी शक्ति का ठहर पाना नामुमकिन था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मौत बनकर सारे लोगों के ऊपर बरस रहा था राणा। मौत को अपनी ओर बढ़ते देख हकुम्बा भी चीख पड़ा। और दूसरी बार हकुम्बा कंकाल में बदल गया। अब तुम्हारी मौत आ रही है कुत्तों। और इसी के साथ राणा के मुंह से कुछ छल्ले निकले और वो सुजुकी किंग्स चिका उनके ऊपर आने लगे। दूसरे क्षण सभी के शरीर भैंस के गुब्बारे के भांति फूलने लगे और सभी के मुंह से चीखें निकली और धड़ाम से सबके शरीर फट गए। इधर पुलिस पार्टी में भी अधिकतर लोगों को मार डाला था। हाँ, फिर गिरफ्तार कर लिया था। ये सब आपकी वजह से हुआ राणा साहब, वरना हम सब की समाधि इसी रेगिस्तान में बन गई थी। ये तो मेरा फर्ज था कमिश्नर। फिर जब पुलिस पार्टी लोग थे तो उनके साथ अरबों रुपए का वह खजाना भी था, जिसके लिए इतिहास में आज तक न जाने कितना खून बहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा ये राणा सोच रहा था, इसका सारा श्रेय एंथोनी दीक्षा व शक्तिदूत को जाता है, जिन्होंने इस खजाने के लिए अपना शरीर ही नहीं, अपनी आत्मा को भी कुर्बान कर दिया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।